दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उन्हें समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 20। पहला प्रश्न है दोस्तों आज की वीडियो का कि जिला शाख योजना बनाई जाती है किसके द्वारा। ऑप्शन देखिए, लीड बैंक के अंतर्गत, नाबार्ड के अंतर्गत, जिला पंचायत के अंतर्गत या फिर भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिला साख योजना लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। और आप जान लीजिए कि आरबीआई ने दिसंबर 1969 से लीड बैंकिंग योजना की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में शाख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है और भारत के लगभग सभी जिलों में ये योजना लागू है। लीड बैंक जिला स्तर पर शाख योजना का निर्माण कर उसे पूर्ण करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा, जिला शाख योजना या डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट स्कीम जो है ये लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन देखिए, ऑस्कर लुईस, गुन्नार मेडल, आशीष बोस या फिर अमर्त्य सेन द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑस्कर लुईस के द्वारा। दोस्तों कल्चर ऑफ पॉवर्टी जिसे निर्धनता की संस्कृति कहते हैं, इसकी अवधारणा अमेरिकी नृवैज्ञानिक ऑस्कर लुईस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस अवधारणा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, प्रभाव आकलन शोध या फिर क्रियात्मक शोध। तो सही उत्तर है क्रियात्मक शोध। आप जान लीजिए दोस्तों, जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है और आप जान लीजिए कि क्रियात्मक शोध में अनुसंधानकर्ता निरपेक्ष न रहकर समस्त परिस्थितियों में एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में मौजूद रहता है और ये शोध दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं की ओर प्रवृत्त होता है। और क्रियात्मक शोध दोस्तों, इसका लक्ष्य परिणामों का तात्कालिक अनुप्रयोग करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन देखिए, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई या सीबीएसई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है एनसीईआरटी। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जिसको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है, इसका निर्माण नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एबीयू रोबोकॉन 2022 का आयोजन किस शहर में निर्धारित है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कहाँ किया गया है तो आप जान लीजिए दोस्तों, अगस्त 2022 में एबीयू रोबोकॉन का आयोजन कहाँ किया गया है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों एबीयू रोबोकॉन, ये 2022 में इसका जो आयोजन है अगस्त 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और एबीयू रोबोकॉन एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है दोस्तों। एबीयू रोबोकॉन 2022 का आयोजक एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। आप जान लीजिए, ऑप्शन है आपके वाराणसी, प्रयागराज, आगरा अथवा मथुरा। तो सही उत्तर है वाराणसी में। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में
स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है और इस केंद्र की स्थापना के लिए NSDCI तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन देखिए, CJ बैरो, D कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन या DR बैटिस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है। और आप जान लीजिए, पहले जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है और सबसे पहले रेमंड F डासमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले WG रोसेन ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक जो है वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें से कौन से प्रदूषक अम्ल वर्षा में जो है वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं या अम्लीय बनाते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा में जो है इसमें अम्ल वर्षा में इनकी भूमिका होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए मुख्य कारक होते हैं और आप जान लीजिए कि अम्ल वर्षा वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करती है। इस कारण से झील, नदियों, तालाबों इत्यादि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कोड की सहायता से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर प्रदूषक और सूची 2 में उनके प्रभाव दिए गए हैं। आप जान लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है और हृदय, लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। तो ए का आपका पहला हो जाएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए का पहला, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर कारक होते हैं। बी का दूसरा, धूल कण श्वास संबंधी रोगों के कारक होते हैं। सी का तीसरा और डी, सीसा जो है दोस्तों ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो डी का चौथा हो जाएगा। सीसा मानव मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो सीधे सीधे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में आपके जैवमंडल भंडार और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी गई है। देखिए, नोक्रेक। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप जान लीजिए कि नोक्रेक जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मिलान के लिए। नोक्रेक आपका मेघालय में स्थित है। आप जान लीजिए, नोक्रेक मेघालय से मिलान कर लीजिए। मानस बहुत सारे साथी जानते हैं, असम में है। इसके अलावा दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में और अगस्तमलाई आपका केरल में स्थित है। तो देखिए, सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा कि 3, 2, 4 और 1। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आसान सा प्रश्न है। एक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल टाइगर डे अथवा अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, वन्य प्राणी बाघ की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल टाइगर दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या टाइगर डे के रूप में मनाने का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है ये राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था और ये स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उसकी स्मृति में कराया था। यह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार और कुशल बीड़ा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ऑप्शन देखिए, असहयोग आंदोलन, रोलट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड या साइमन कमीशन का आना। तो सही उत्तर हो जाएगा रोलट एक्ट का बनना। रोलट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू या फिर विनोबा भावे। तो सही उत्तर है विनोबा भावे। आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? तो आप जानते हैं कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बिना उपग्रह के हैं, तो इसमें बुध और शुक्र। आप जान लीजिए दोस्तों, मरकरी और वीनस यानी बुध और शुक्र ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है और सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण इन्हें इंटीरियर प्लैनेट या अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरी क्रीक या कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो सही उत्तर इसका ये हो जाएगा, कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था से है। इसमें अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषयों का मिलान कराना है आपको। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 39A जो है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ये सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। इसका कारण क्या है तो आप जान लीजिए दोस्तों। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है, न कि अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहाँ पर प्रचलित है? आपको बताना है। भारत में, यूके में, यूएसए में और भारत और यूएसए दोनों में। तो सही उत्तर है भारत और यूएसए दोनों में। दोस्तों भारत और अमेरिका दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था प्रचलित है और जान लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पर संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन देखिए इंडिया यानी भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका अपने द्वारा पारित आदेशों और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों के संवैधानिकता की जांच करती है और कोई भी कानून अगर जो गड़बड़ पाया जाता है या कोई दिक्कत वाला होता है तो उसको समाप्त घोषित कर सकती है। अगला प्रश्न है, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां पर कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हो, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, पहला आए सब ले जाए पद्धति प्रचलित है या राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। तो कहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है?
तो सही उत्तर है जहां पर द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई हो। आप जान लीजिए दोस्तों कि ऐसे देश में जहां पर प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए जिस देश में मात्र 2 दल हैं या द्विदलीय प्रणाली है, वहां पर जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो महत्वहीन हो जाता है। शोध अभियोग्यता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। मात्रात्मक शोध को और किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके निर्जातीय उपागम, असंरचित उपागम, वर्णनात्मक उपागम या संरचित उपागम। तो सही उत्तर है संरचित उपागम। दोस्तों मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है और मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसी शोध विधि जिसमें सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में भी लागू होता है, उसको केस स्टडी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में लागू होता है उसे केस स्टडी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, उसको जाना जाता है। देखिए यूजीसी केयर, ई साइट्स, स्वयं प्रभा या सक्षम नाम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सक्षम। दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गत्यात्मक पोर्टल सक्षम का लक्ष्य है विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेटवर्क कार्ड को किस अन्य नामों से जाना जाता है? नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका ए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों आप जान लीजिए नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी भी कहा जाता है। नेटवर्क का विकास 1990 से 2000 के बीच बहुत तेजी से हुआ था और इसका प्रमुख कार्य कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है क्या? तो आप जान लीजिए कंप्यूटर कक्ष में माउस दोस्तों एक संकेतन युक्त या पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है और संकेतन युक्त है। ये मॉनिटर की स्क्रीन में प्रदर्शित किए जाने वाले मेन्यू में प्रोग्राम विशेष के चयन के लिए पॉइंटर का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो ये कंप्यूटर शब्दावली है सिस्टम बूटिंग। तो सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है आप जानते भी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। दोस्तों सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है और कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है और ऑन ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर को खोलने की क्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? आप देखिए TCP/IP, POP, SMTP या C++। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? TCP/IP जो है ये इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है। और आप जान लीजिए कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गणना करने वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो जिन मूल्यों पर निर्भर होता है उनके बदलने पर बदल जाता है? ऑप्शन है वैल्यूज, फील्ड्स, फार्मूला या फंक्शंस। तो सही उत्तर है फार्मूला। आप जान लीजिए कंप्यूटर क्रिया में MS एक्सेल के संदर्भ में सूत्र या फार्मूला गणना वाले अंकों या शब्दों को प्रदर्शित करता है और जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके बदलने पर यह भी परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2022 में किस संगठन द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी? तो सही उत्तर है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। आप जान लीजिए मई 2022 में ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस संगठन के द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो उत्तर है 150वां ऑप्शन ए। दोस्तों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 है, इसमें भारत को 150वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन और चौथे पर एस्टोनिया हैं और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है और यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता नगण्य है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2022 में संपन्न 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हॉकी हरियाणा ने। दोस्तों, अप्रैल 2022 में संपन्न 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब हॉकी हरियाणा ने जीता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, 20 प्रैक्टिस सेट हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम कुछ अध्ययन सामग्री आपके लिए प्रस्तुत करेंगे ताकि आप और अच्छे से विस्तार में इन सभी खंडों के प्रश्नों को तैयार कर सकें। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।